नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम होता है इकोनॉर्म। इकोनॉर्म कैप्सूल डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट होता है जिसकी मार्केट में एमआरपी 184 रुपये 5 कैप्सूल की होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है इस इकोनॉर्म कैप्सूल का यूज़, किस तरीके के पेशेंट में इस कैप्सूल को यूज़ करते हैं, क्या इसकी डोज होती है, क्या इसके इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर हम पैकिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल रहता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस बौलार्डी। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो ये होता है सैक्रोमाइसिस बौलार्डी, जो 250 mg में इस कैप्सूल में प्रेजेंट रहता है। कुछ इस तरीके की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल रहता है और कुछ इस तरीके का कैप्सूल होता है। आई शो यू। वाइट कलर का कैप्सूल होता है, देखिए। कुछ वाइट कलर का कैप्सूल होता है जिसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में ड्रग भरा रहता है। ये वाइट कलर का कैप्सूल होता है, ये मैंने आपको खोल के दिखा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं पहले इसके मेन इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि होता है सैक्रोमाइसिस बौलार्डी। तो ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेंथ होती है जिसका नाम होता है CNCM 1745। ये एक स्पेशल स्ट्रेंथ होती है। ये एक ईस्ट होता है, यानी कि ये सैक्रोमाइसिस बौलार्डी जो होता है वह ईस्ट होता है, जो सबसे पहले सन 1923 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने लीची और मैंगो, आम और लीची जो फल होता है उसमें से इसे आइसोलेट किया था, उसमें से इसे निकाला था इस पर्टिकुलर सैक्रोमाइसिस बौलार्डी की जो होती ईस्ट को। तो इसका एक मेडिसिनल यूज़ देखा गया, तो इसीलिए हम इसे एज अ मेडिकेशन यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके इस मेन इंग्रेडिएंट के बारे में। अगर इसकी बात करें किस किंगडम से रिलेटेड होता है तो ये फंजाई किंगडम से रिलेटेड होता है। ये थोड़ी डिटेल में ज़्यादा बातें हो जाएंगी तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब इसके इंडिकेशन की बात करते हैं। सबसे मेन इसका क्या क्या यूज़ होता है, किस किस तरीके के पेशेंट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे जो होता है डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो अडल्ट या चिल्ड्रंस में किसी भी प्रकार का डायरिया होता है, चाहे वह इन्फेक्शियस डायरिया हो, बैक्टीरियल डायरिया हो या फिर प्रोटोजोल डायरिया हो, किसी भी प्रकार का डायरिया दस्त हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए इकोनॉर्म कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी डायरिया कंडीशन जो होती हैं, जैसे कि रोटावायरल कंडीशन हो गई, प्रोटोजोल हो गई, और एक्ने की कंडीशन हो गई, दाने चेहरे पे एक्ने वल्गैरिस की कंडीशन हो गई। साथ ही साथ एंटीबायोटिक इंड्यूस जितने भी डायरिया होते हैं, यानी कि किसी भी एंटीबायोटिक्स को लेने के कारण जो डायरिया की कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए भी इकोनॉर्म कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा एमॉक्सिसाइक्लिन हो गया और एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेथ्रामाइसिन हो गया। इस तरीके के एंटीबायोटिक्स को लेने के बाद किसी किसी पेशेंट में डायरिया की कंडीशन इंड्यूस हो जाती है, उसे दस्त लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए भी इकोनॉर्म कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे कि एंटीबायोटिक्स से डायरिया क्यों हो जाता है। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो होता है ईस्ट होती है एक प्रकार की, जो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर हमारे जो गट होता है, हमारा इंटेस्टाइन होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारी डाइजेशन को मेंटेन करता है, उसके डाइजेशन की पावर को इम्प्रूव करता है। तो जिस कारण से हमारा डाइजेशन अच्छा प्रॉपर चलता है, तो जिस कारण से हमारी डायरिया की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करता है। एज अ एंटीबायोटिक भी ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। एज अ एंटीबायोटिक भी इसके कुछ एक्शंस होते हैं। साथ ही साथ एंटी डायरियल में भी इसका यूज़ किया जाता है।
अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स से दस्त क्यों हो जाते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स का जो मेन रोल होता है वो होता है बैक्टीरिया को किल करना। तो एंटीबायोटिक्स को नहीं पता होता है कि ये गुड बैक्टीरिया है या ये बैड बैक्टीरिया है। वो सिर्फ बैक्टीरिया को पहचान कर हमारे शरीर में जाकर बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करके उसे किल कर देता है। तो जिस कारण से जब हम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स लेते हैं किसी भी बीमारी के कारण बहुत लंबे टाइम तक, तो वो हमारे जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे जीआईटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, वो उनको भी किल कर देता है। जिस कारण से हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, हमें डायरिया हो जाता है, इंडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है, बहुत सारी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होने लगती हैं। तो वह सभी इसी कारण से होती हैं। उन सभी कंडीशन को प्रिवेंट करता है, उनको ट्रीट करता है। यानी कि आप किसी भी बीमारी के कारण से बहुत लंबे समय से कोई दवा खा रहे हैं, तो दवा खाने से आपके अगर पेट में दिक्कत रहने लगी है, आपको दस्तों की समस्या रहने लगी है, तो आप ज़रूर इस कैप्सूल को डॉक्टर के सलाह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है तो डॉक्टर के सलाह पे इस्तेमाल करनी है। और अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कैसे पेशेंट में इसको यूज़ नहीं करना है, तो इसके अंदर जो होता है, इसके इंग्रेडिएंट में लैक्टोस होता है। लैक्टोस, इसके जो कैप्सूल जो शेल होता है ऊपर वाला, वो लैक्टोस से बना होता है। तो अगर जो पेशेंट में लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं, ऐसे पेशेंट में इसको यूज़ नहीं करना है। हालांकि इंडिया में जो बहुत कम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में लैक्टोस इंटॉलरेंस वाले लोग होते हैं, क्योंकि अपनी इंडिया में तो सभी लोग दूध का और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें लैक्टोस इंटॉलरेंस नहीं होती है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में प्रोड्यूस होता है कि किसी को लैक्टोस से हाइपरसेंसिटिविटी होती है, जिससे इसे सूट नहीं कर सकता है, लेकिन ये इंडिया में ज़्यादातर नहीं होता है। अब इसकी बात करते हैं हम वार्निंग्स की, कि इसकी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ वार्निंग होती है। देखिए, इस कैप्सूल को, इसके अंदर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर अपनी कॉलोनीज़ को फॉर्म करता है। तो ऐसे इस कैप्सूल को लेने के लिए आप जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे बहुत ज़्यादा गर्म चाय में मिलाकर ले लें, अल्कोहल में मिलाकर ले रहे हैं, किसी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये लिविंग बैक्टीरिया है। ऐसे सब तरीक़ों से इस बैक्टीरिया को हार्म होगा, ये किल हो जाएगा और इसका एक्शन शो नहीं होगा। तो इसे लेने के लिए आप हल्का गुनगुने पानी से, लूक वार्म वाटर जैसे कहते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ताज़ा पानी सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। और इसके ड्रग इंटरैक्शन की अगर बात करें, ड्रग इंटरैक्शन की किस ड्रग के संग नहीं लेना है, तो देखिए, इसमें जो ईस्ट होता है वो फंगल नेचर का होता है, यानी कि फंगाई नेचर का होता है। तो किसी भी एंटी फंगल ड्रग के संग इसे नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आपकी फ्लूकोनाजोल हो गई, इंट्राकोनाजोल हो गई। तो ऐसी ड्रग के संग इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो होता है, ये एंटी फंगल ड्रग जो होती हैं इस ईस्ट को किल कर देंगी और ये हमारा बॉडी में एक्शन को शो नहीं कर पाएगा। अगर हम इसके एडवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो इसका क्या रिएक्शन होता है, तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस में इसका रिएक्शन होता है। किसी किसी पेशेंट में फंजीमिया की कंडीशन हो जाती है, फंजीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा बुखार आ सकता है, लेकिन ये भी बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में होता है, तो जनरली नहीं होता है। साथ ही साथ अगर इसकी यूज़ की बात करें, तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के समय, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग के समय बच्चों को दूध पिलाते समय जो माँ होती हैं इसका यूज़ कर सकती हैं, तो कर सकती हैं। हालांकि ऐसी कोई अभी रिसर्च नहीं हुई है जिसमें इसका कोई नुकसान पाया गया हो, तो इसलिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है, अगर ये ज़्यादा लंबे समय से हमारे पास, हमारी बॉडी में नहीं रहता है, जब आप इस ड्रग का इस्तेमाल छोड़ते हैं, तो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये हमारी बॉडी से पूरी तरीके से फ्लश आउट हो जाता है। ये हमारी इंटेस्टाइन में कॉलोनीज़ को फॉर्म नहीं करता है। तो यानी कि जब तक आप इसे खाओगे, बॉडी में जब तक इसकी मात्रा रहती है, जब तक ये हमारे शरीर में रहता है, अपना एक्शन को शो करता है, उसके बाद जब आप इस ड्रग को डिसकंटिन्यू करोगे, लेना बंद करोगे, तो 2 या 3 दिन के अंदर ये हमारी बॉडी से बिल्कुल फ्लश आउट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इन द एंड हमने यूज़ में इसके बात कर ली, और एक बार दोबारा से बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ जो होता है, बहुत सारी डायरिया कंडीशन जितनी भी जो किसी भी कारण से होती हैं, प्रोटोजोल
इन्फेक्शन के कारण हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स को लेने के कारण हो सकती है, डायरिया की कंडीशन, ऐसी सारी कंडीशन को ट्रीट करता है। एक्ने की कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, यानी कि एक्ने वल्गेरिस जो चेहरे पे दाने होते हैं उसको, दाने मुहासों की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका भी एक मोड ऑफ एक्शन होता है, तो इसे आप डॉक्टर इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपने फिजिशियन से आप इसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो इसको किस किस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को अगर कोई हाइपरसेंसिटिविटी भी होती है तो इसे यूज़ नहीं करना है, और सेंट्रल वीनस लाइन जिस पेशेंट के अंदर पड़ी होती है ऐसे पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करना है। तो यही सब जानकारी थी आज के इस वीडियो में इकोनॉम कैप्सूल के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहें। मैं इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ, जो मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।